इस थ्योरी के लिए ज़्यादा आते हैं कि हमारी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन द रूट कॉज इज 300,000 new prostate cancer. Prostate cancer. prostate cancer. prostate cancer. अर्ली साइंस कौन से हैं जिससे आपको पता लगता है कि इनलार्ज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई है? कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया बॉडी में, उससे भी प्रोस्टेट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। एक्सेप्शनल केसेस में ये भी है कि 22 और 25 इयर्स जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनमें भी इश्यूज आ रही हैं। यूटीआई में और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में क्या डिफरेंस है? तो मैं एक बात कहूँगी कि जिनको Welcome to this insightful discussion on prostate health, a topic that every man should be aware of. From enlarged prostate, जिसको हम BPH भी कहते हैं, to urinary issues and sexual well-being. We will uncover all the facts, symptoms, treatments, early signs today. Today we have a very distinguished guest with us, Dr. Ranjana Kaushal, MD Ayurveda expert, who will make us understand prostate and help us to take the charge of prostate health. So I welcome you, Dr. Ranjana, to the show. And also I would like to tell कि Dr. Ranjana इस टाइम पर almost 1000 patients जो हैं prostate के, उनके साथ डील कर रही हैं, और डॉक्टर रंजना का जो सक्सेस रेट है इन prostate ट्रीटमेंट में वो 90% है. So which is amazing, Dr. Ranjana. And there is another fact also that I would like to share with the viewers कि prostate किसी टाइम पर एक elderly men को प्रॉब्लम माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पर ये जो प्रॉब्लम है ये यंगस्टर्स में भी, अगर मैं कहूँ कि जो 30s और जो below 30s हैं उनमें भी पाई जाती है. सो विच इज़ अ अनफॉर्चुनेट पार्ट. और यही एक हमारा इनिशिएटिव भी है कि हम चाहते हैं कि लोगों को हम इसके बारे में अवेयर करवाएं, अर्ली साइंस के बारे में बताएं, जल्दी लोग इसको डिटेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट पॉसिबली करवा सके. So, Dr. Ranjana, I welcome you to the show. Thank you so much, ma'am. So, Dr. Ranjana, I would like to ask one simple question first. What does it mean to have an enlarged prostate? Prostate enlargement means abnormal increase in the prostate size. For example, मेंस में prostate gland जो होता है वो urinary bladder के अराउंड सराउंडेड होता है, लेकिन एक एज में जैसे विद एज ये इंक्रीज करता है इन नॉर्मल साइज. बट अगर ये अबनॉर्मल साइज में इंक्रीज करे तो उसको हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर फील होना शुरू हो जाता है और आपको यूरिन के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं. सो दैट वी कॉल्ड एज ए प्रोस्टेट एनलार्जमेंट. ओके, सो जैसे वो एक साइन है, राइट. ओके. सो अगर बात करें अर्ली साइंस, कौन से हैं जिससे आपको पता लगता है इनलार्ज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई है? सी द अर्ली साइंस मैं कहूँ, सबसे पहले आपको यूरिनरी इनकंसिस्टेंसी होगी, आपको यूरिन करने में इश्यूज आएंगे, जैसे कि रुक रुक के यूरिन आना, ड्रिबलिंग होना, जैसे बूंद बूंद लोगों के गिरती है यूरिन में, आपका ब्लैडर खाली नहीं होता है, आपको ऐसे लगता है कि यूरिन पास आउट करने के बाद भी आपका ब्लैडर फुल है, लोअर पेल्विक एरिया में आपको पेन रहता है. स्पेशली काफ़ी मेल्स को ये प्रॉब्लम भी रहती है कि उनको ऐसे लगता है कि वो बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, स्पेशली नाइट टाइम में. ओके जी, तो उनको जैसे 3-4 बार उठना पड़ रहा है वॉशरूम जाने के लिए, इससे उनकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है और प्रोस्टेट हेल्थ का तो डिस्टर्ब है ही. ओके जी. तो डॉक्टर साहब अगर देखिए तो ये बड़े साइन जैसे यूटीआई से मिलते हैं. हाँ, तो यूटीआई में और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में क्या डिफरेंस है? देखिए दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की बात करें, उसमें आपको यूरिनरी जो इश्यूज आएंगे वो है कि रुक रुक के वॉशरूम आना, या नाइट टाइम में आपको वॉशरूम बार बार आता है, या आपको ड्रिबलिंग होती है, या यूरिनरी ब्लैडर खाली करने में प्रॉब्लम आती है. लेकिन यूटीआई में क्या होता है कि आपको वॉशरूम तो आता है लेकिन आपको बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा आती है. ओके, यस, डिस्कम्फर्ट जी. बहुत होता है. और उसके साथ साथ आपको पेन होता है, आपको फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि इन्फेक्शन का एक साइन होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको लगता है कि आपका जो ब्लैडर है वो खाली नहीं है. कि ये दोनों के डिफरेंशिएटेड साइंस हैं जिसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपको यूटीआई के इश्यूज है या आपका प्रोस्टेट प्रॉब्लम है. ओके जी. अगर बात करें हम बीपीएच को, जिसकी इनलार्ज प्रोस्टेट भी कहते हैं, और इसके अगर किसी को ये सिम्टम्स ना आए लेकिन फिर भी प्रोस्टेट है, अगर इनलार्ज प्रोस्टेट हो चुका है, तो कैसे पता लगता है? देखिए बीपीएच को हम डिफाइन करेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया. ओके. सो इसमें क्या होता है कि आपकी जो इनलार्जमेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड की वो काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि कोई साइंस नहीं आते हैं पेशेंट्स को, कोई उनको यूरिनरी इश्यूज नहीं आते हैं, कोई उनको पेन नहीं फील होता है, कोई ड्रिबलिंग नहीं होती है. तो ये
आता है काफ़ी एज में, और कई बार उनके जो रूटीन टेस्ट आते हैं उसमें उनको पता चलता है कि उनको बीपीएच की प्रॉब्लम है। तो इट इज़ वेरी कॉमन कि अगर बिना साइंस के भी उनको ये प्रॉब्लम आ जाती। So, Dr. Saab, one more question I like to ask. जिन लोगों को प्रोस्टेट enlargement रिलेटेड कोई सिम्टम या साइंस या अर्ली नहीं होते हैं, तो वो लोग घर पे कैसे डिटेक्ट करें कि उनको प्रॉब्लम है प्रोस्टेट की? जी, देखिए जिनको सिम्पटम्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, जैसे अर्ली बीपीएच में ये प्रॉब्लम आती है लोगों को कि उनको सिम्पटम्स नहीं आते हैं कोई। तो उनके लिए एक सिंपल है कि वो डबल वॉइडिंग प्रोसीजर देख सकते हैं कि आप यूरिनेट करें, उसके बाद वेट करें, क्या आपको दोबारा यूरिनेट करने की अर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये आप ज़रूर चेक करें, एंड मोर ओवर आपके यूरिन फ्लो का पैटर्न ज़रूर चेक करें कि कहीं आपको रात को बार-बार उठना तो नहीं पड़ रहा है, आपकी जो यूरिन फ्लो है वो वीक हो रहा है, कोई ड्रिबलिंग तो नहीं हो रही है, ये चेक करना पड़ेगा। एंड मोर ओवर बहुत सारे लोगों को ये देखा गया है कि जिनको प्रोस्टेट इश्यूज होते हैं ना, उनकी लोअर अब्डोमेन में थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिनकी वजह से वहाँ पे पेन एंड डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये चीज़ें ज़रूर चेक करिए आप। एंड मोर एंड द अदर इज़ उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या फिर इजैकुएशन में इश्यूज आते हैं। ओके, जी। ओके, ओके, राइट। और डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि किस एज से जो मेन हैं उनको अपना ये टेस्ट करवाना चाहिए इन्लार्जमेंट का, ये भी बताएं हमें। देखिए एज का अगर मैं कैटेगराइज करूँ कि बेसिकली पहले हम देखते थे कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो 40 अबव आते हैं, 40 या 50 अबव आते हैं। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो अर्ली 30s में भी आ रहे हैं, और एक्सेप्शनल केसेस में ये भी है कि 22 और 25 इयर्स जो बच्चे हैं, मैं बात Okay. करूँगी यंगस्टर्स हैं, उनमें भी इश्यूज आ रहे हैं। ओके, तो अगर किसी को इसके बारे में चेक रखना है तो हम्म। आफ्टर 25 आप अपने टेस्ट रूटीन टेस्ट पे ज़रूर कराएं। स्पेशली आपके रूटीन टेस्ट में आपका पीएसए लेवल ज़रूर चेक करें, आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं, ताकि आपको चेक रहे कि यस कोई आपका इश्यूज ना तो नहीं आ रही हैं बॉडी में। ओके, और कितने ऑफन करवाने चाहिए जी, ये जो 6 मिडिल मंथ्स एज के भी लोग हैं? 6 मंथ्स में तो आपको हमेशा हम डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको 6 मंथ्स में अपने एक बार तो बॉडी रूटीन चेकअप है वो करवाने ही चाहिए। सो डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफस्टाइल चेंजेस से हम्म। क्या हम जो बीपीएच इनलार्ज प्रोस्टेट है इसको भी मैनेज कर सकते हैं? डेफिनेटली सी लाइफस्टाइल चेंजेस सिर्फ आपके बीपीएच या इनलार्ज प्रोस्टेट के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल बॉडी मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टुडेज टाइम तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं या आप डेयरी कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो वो हाई रिस्क पे रहता है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट या बीपीएच की प्रॉब्लम्स के लिए। राइट, तो अगर आप अपनी डाइट में डेयरी इंटेक कम कर दें या आप अल्कोहल भी ओकेजनल टाइम पे लें तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप डेली अल्कोहल ले रहे हैं तो आप उसको प्लीज़ कट डाउन कर दीजिए। एंड मोर ओवर जंक फूड है, मोर कार्ब्स हैं या पैक्ड एंड बेवरेजेस हैं, उसको कम कर दीजिए। और मैं बेसिकली सब पेशेंट्स को या फिर जो लोग यंगस्टर्स भी हैं उनको भी कहूँगी कि आप 30 मिनट्स अपने को खुद को दें, जिससे कि जिसमें आप एक्सरसाइज करें, कुछ योगा करें, कुछ मेडिटेशन करें। अगर आप जिम जा सकते हैं तो जिम ज़रूर जाएं। मतलब 30 मिनट्स का आपका वर्कआउट होना ज़रूरी है फॉर योर ओवरऑल बॉडी मैनेजमेंट। यस, यस। और एक और भी डॉक्टर साहब है कि जो कीगल एक्सरसाइज है या उनका भी बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सी कीगल एक्सरसाइज बेसिकली जो डायग्नोस हो चुके हैं विद द एनलार्ज प्रोस्टेट या बीपीएच या फिर प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी हमारा जो होता है, उनके लिए कीगल एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपको अपने लोअर जो पेनाइल या स्क्रॉटम एरिया को कंट्रैक्ट करना है एंड रिलैक्स करना है। दिस इज बेसिकली द कीगल एक्सरसाइज। एंड मैं अपने सभी पेशेंट्स को ये ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि आप कम से कम 10 to 15 टाइम्स कीगल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें दिन में। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो रिलैक्स रहेगा, साथ ही साथ अगर किसी का एनलार्ज प्रोस्टेट है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होंगी, जो आपकी नर्व कंट्रैक्शंस हैं वो भी काफ़ी रिलीज होंगी। तो प्रेशर जो रिलीज होता है कीगल एक्सरसाइज उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगी अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी की प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की तो उनको तो एक उनको तो एज एक के बाद करना स्टार्ट करना करनी चाहिए चाहिए। क्योंकि फैमिली जिसकी हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे रहते हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे उनके होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री, स्पेशली अगर उनके फादर को या ब्रदर को इश्यूज हैं तो उनको बहुत होता है कि वो उनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी होते हैं, तो कीगल एक्सरसाइज करनी चाहिए। यस, जी। यस। और डॉक्टर साहब की व्हाट आर द प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स फॉर प्रोस्टेट कैंसर एंड हाउ मेन कैन रिड्यूस द रिस्क? See, the primary risk factors can be the family history, genetics, as well as your hormone imbalance. ओके, अगर आप किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली जिनके फादर या ब्रदर को या ग्रैंडफादर को प्रोस्टेट Ancestrals एंसेस्ट्रल्स हैं,
तो उनको सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे रहते हैं। सेकेंडली जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स में भी हम फैमिली हिस्ट्री को ही ले लेते हैं। अगर किसी के ग्रैंड फादर या एंसेस्टर्स में प्रॉब्लम है, जीन्स में है, तो उनको होता है। एंड द थर्ड वन इज़ आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, अगर आप अल्कोहल इंटेक या डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो हाई रिस्क पे रहते हैं। तो इन सबको तो स्पेशली ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अपने रूटीन टेस्ट करवाते रहना चाहिए, आपको अपने स्कैन्स करवाते रहना चाहिए, आपको पीएसए लेवल, जो पीएसए एंटीजन टेस्ट होता है हमारा प्रोस्टेट के लिए, वो करवाते रहना चाहिए। जी, ओके। सो अगर किसी को डॉक्टर साहब अपना प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है, जी तो उनके लिए क्या सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी, देखिए, जिसको प्रोस्टेट कैंसर है उसके लिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप पहले तो अपनी थेरेपीज़, जो रेडिएशन या हार्मोनल थेरेपीज़ होती हैं, जो कीमोथेरेपीज़ हैं, वो ज़रूर लें। हमारे आयुर्वेदा में हम मानते हैं कि आप अगर थेरेपीज़ ले रहे हैं, उसके बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसको मैनेज करने में आयुर्वेदा से बेस्ट कुछ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोगों को प्रोस्टेट कैंसर के बाद उनकी यूरिनरी डिस्टर्बेंस होती हैं, सिम्पटम्स जैसे कि उनको यूरिन रुक-रुक के आता है, कई बार तो लोगों के ब्लॉक हो जाते हैं यूरिन। और लीकेज भी होती है। लीकेज भी होती है, उनको पेन रहता है, और जो कीमो या रेडिएशन थेरेपीज़ के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्पेशली इन योर डाइजेस्टिव हेल्थ एज़ वेल एज़ योर ओवरऑल बॉडी, उसमें जो आयुर्वेदा के हर्ब्स हैं, जैसे गोक्षुर हो गया, चंद्रप्रभावती हो गया, वरुणा हो गया, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो स्पेशली मैं अपने प्रोस्टेट कैंसर जो पेशेंट होते हैं, उनको हम एक मैनेजमेंट थेरेपी पे ज़रूर जाते हैं, जिसमें हम हर्ब्स देते हैं, ताकि वो उसके जो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, जिनको प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता है, तो ओवरऑल उनकी मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेदा के हम ट्रीटमेंट देते हैं। हाँ, तो एज ए सप्लीमेंट जो Yes, ये हर्ब्स हैं आप ले सकते हैं। जी। ठीक है। और जिन लोगों को डॉक्टर साहब इनलार्ज प्रोस्टेट हो जाता है, तो उनकी क्या सेक्सुअल डिसफंक्शंस हो जाते हैं और उनको भी कैसे मैनेज किया जाता है? देखिए, ये चीज़ हम ये नहीं कहेंगे कि सभी को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन येस, 60% ऑफ द केसेस को ये प्रॉब्लम होती है। कई बार मेरे पास पेशेंट्स इस क्वेरी के लिए ज़्यादा आते हैं कि हमारी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन द रूट कॉज इज़ द प्रोस्टेट। ओके। प्रोस्टेट की जो मेडिकेशंस लेते हैं, दैट कैन इफेक्ट योर सेक्सुअल और आपकी जो सेक्सुअल वीकनेसेस को। फॉर एग्जांपल, काफ़ी ज़्यादा हम मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी जो सेक्सुअल लाइफ पे काफ़ी डिस्टर्ब होता है, कईयों को रेक्टल डिस्फंक्शन हो जाता है, कईयों के जो स्पर्म काउंट हैं वो कम हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ा देती हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, एंड मोर ओवर आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब रहती है। तो इससे इनफर्टिलिटी भी होती होगी? यस, कई केसेस में देखा गया है कि इनफर्टिलिटी के केसेस भी आते हैं, जिनका जो सीमेन प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाता कम है। हो जाता है। अगर सीमेन ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी तो होगी। तो डॉक्टर साहब जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, जिनके अभी बच्चे नहीं हैं, हम्म। तो फिर आयुर्वेदा क्या हेल्प हो सकती है उन लोगों को इनफर्टिलिटी में या स्पर्म काउंट्स में या अदर इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में? देखिए, अगर आप यंगस्टर्स हैं और आपकी फैमिली में अगर प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, तो आप कुछ मत करिए, आप गोक्षुर लेना स्टार्ट कर दीजिए। ओके। दैट विल जस्ट प्रिवेंट भी करेगा आपकी प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम को, एज वेल एज आपकी जो सेक्सुअल वीकनेसेस है उसमें भी काम करेगा। और शिलाजीत भी बहुत काम करता है इसमें। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का प्योर शिलाजीत मिल रहा है, तो आप शिलाजीत ज़रूर लें। अगर आपको फील हो रहा है कि आपको कई वीकनेसेस आ रही हैं, सेक्सुअल वीकनेसेस आ रही हैं, तो उसमें शिलाजीत कैप्सूल लें। ये आपकी प्रोस्टेट हेल्थ के साथ साथ आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है। ओके। प्योर का शिलाजीत का मतलब है डॉक्टर साहब जिसमें फॉल्विक एसिड यस, ज़्यादा होता है? डेफिनेटली। अगर फॉल्विक एसिड आपको 80% से अबव किसी शिलाजीत में मिल रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ओके। तो डॉक्टर साहब अभी आप मेल हार्मोन्स की बात कर रहे थे, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं, अगर आपकी बॉडी में उसका लेवल बढ़ गया तो वो भी आपकी प्रोस्टेट हेल्थ को खराब करता है? टेक्निकली सेइंग कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया बॉडी में, तो उससे भी प्रोस्टेट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं? डेफिनेटली। देखिए, जो मेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। जब डीएचटी हार्मोन लाइक कि डी हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोस्टेट की ग्रोथ को मैनेज करने के लिए और प्रोस्टेट हेल्थ के लिए। लेकिन अगर ये एक्सेसिव में बन जाए बॉडी में, तो वो आपके प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कर देता है। ओके। जी। तो अगर वो ऑप्टिमम लेवल में रहे टेस्टोस्टेरोन, तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर वो आपकी इंक्रीज हो जाता है, डीएचटी इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या बीपीएच या प्रोस्टेट कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो डेफिनेटली। अगर हम बात करें आयुर्वेदा में, तो डॉक्टर साहब इसको मेल हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस करने के लिए भी हैं हर्ब्स? डेफिनेटली है, जैसे मैंने बताया है, गोक्षुर सबसे अच्छा है, शिलाजीत बहुत अच्छा है। आप वरुणा ले सकते हैं, जो आपकी इन्फ्लेमेशंस को भी कम करेगा स्पेशली, और आपके टेस्टोस्टेरोन को भी
मैनेज करेगा, बूस्ट करेगा। ओके एंड पुनर्नमा इज आल्सो वेरी गुड, दे एक्ट एज अ डायरेटिक भी काम करता है और आपकी प्रोस्टेट हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हेल्पफुल है। जी। ओके तो नेक्स्ट डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि प्रोस्टेट प्रॉब्लम जैसे डायरेक्टली इफेक्ट सेक्सुअल फंक्शंस, जी और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो कैसे इस चैलेंज को मैनेज कर सकते हैं टेक्निकली, सही अपनी सेक्सुअल लाइफ को कैसे मैनेज करें जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। जी, देखिए प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट जैसे बताया है कि सेक्सुअल लाइफ को डेफिनेटली डिस्टर्ब तो करता ही है। ओके क्यों करता है? बिकॉज एक तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका स्पर्म जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। मोर ओवर आपके नर्व्स पे इतना प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से आपको एक्टर डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है वेट में। तो ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। एंड जब किसी को प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट या प्रोस्टेट कैंसर जैसी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से उनको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि आपको लो लिबिडो, वो सबसे पहला है कि उनको डिजायर ही फील नहीं होती है फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज आपकी लो स्पर्म काउंट, वो आपका ऑब्वियसली जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना बढ़ जाता है डीटीएच में कन्वर्ट होगा तो वो आपके लो स्पर्म काउंट है। देन इज आपकी इजैकुएशन, आपके इजैकुएशन बहुत कम हो जाती है, आप वो प्रॉपरली इजैकुएट नहीं कर सकते बिकॉज आपको पेन भी बहुत होता है। ओके ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत सारे लोगों को पेल्विक एरिया में बहुत पेन होता है। ओके तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो आपकी सेक्सुअल लाइफ को तो डिस्टर्ब करता ही है, आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस डेफिनेट। ओके सो डॉक्टर साहब इसको मैनेज कैसे करें फिर। जी, मैनेज करने के लिए हम आयुर्वेदा की हेल्प ले सकते हैं। एक तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है एंड लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शतावरी, शतावरी बहुत अच्छा है, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है एंड मोर ओवर ये आपके माइंड को भी काम करता है। नेक्स्ट, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो ब्रह्मी भी ले सकते हो, ब्रह्मी आपकी कामनेस भी देगा और आपकी जो स्ट्रेस फील हो रहा है ड्यू टू प्रोस्टेट हेल्थ की वजह से तो वो कम करेगा। गोक्षुर इज वेरी गुड क्योंकि गोक्षुर एक तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, मोर ओवर आपकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम को भी कम करता है। पुनर्नवा और वरुणा जैसे हर्ब तो डायरेटिक है, ये आपके प्रोस्टेट के साइज को भी कम करते हैं। अगर प्रोस्टेट का साइज कम होगा तो डेफिनेटली आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी रहेगी। right. Okay, good. Okay, जी. And also, Dr. Sab, tell us, are there natural remedies or Ayurvedic solution that can support prostate health effectively? डेफिनेटली देयर आर मेनी नेचुरल रेमेडीज। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वर्क्स तो बताए ही हैं कि गोक्षुर हो गया, वरुणा, शतावरी हो गया, शिलाजीत हो गया, दैट इज वेरी गुड फॉर द प्रोस्टेट हेल्थ। मोर ओवर आप कीगर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, दैट इज वेरी गुड जैसे मैंने बताया है। थर्ड वन इज योर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 30 to 40 मिनट्स आप योगा, मेडिटेशन, वॉक करें एंड मोर ओवर अपना डाइट बहुत अच्छा रखें। आपको डेली कट डाउन करना है, आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, आपको तली चीजें, खट्टी चीजें नहीं खानी है एंड मोर ओवर अगर कोई बहुत ज्यादा नॉनवेज ले रहा है तो आपको तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप नॉनवेज कम से कम लें, स्पेशली रेड मीट लेना बंद कर लीजिए। Okay, technically इसमें भी lifestyle is very important. Yes. ठीक है. So, Dr. Ranjana, next question. How is mental health related to prostate health and men's sexual well-being? डेफिनेटली सी, अगर किसी की प्रोस्टेट हेल्थ डिस्टर्ब है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का इशू है तो उसको काफ़ी इश्यूज आते हैं, जैसे कि यूरिनरी ड्रिबलिंग होती है, यूरिन बार बार आता है, या फिर उसको नींद डिस्टर्ब होती है बिकॉज उसको रात को बहुत बार उठना पड़ रहा है। तो क्या होगा उससे कि वो स्ट्रेस में रहेंगे, उनका कामनेस नहीं होगी, नर्वस सिस्टम बहुत ही ओवर एक्टिव मोड पे चला जाएगा जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स बहुत कॉमन है। मोर ओवर उनकी सेक्सुअल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब होती है, जैसे मैंने बताया है कि जिनका प्रोस्टेट एनलार्ज होता है उनके सीमेन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है, उनके टेस्टोस्टेरोन या हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो इन वजह से उनकी सेक्सुअल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। तो ओवरऑल जब सेक्सुअल हेल्थ भी डिस्टर्ब है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब है तो आपकी मेंटल हेल्थ पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। Right. Okay. Next question, Dr. Saab. What is one critical piece of advice you would give to men about maintaining lifelong prostate and sexual well-being? सी, फॉर दिस आई जस्ट सजेस्ट कि एक तो आप अपने रूटीन टेस्ट ज़रूर करवाते रहें ताकि आपको बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो जाए और उसका ट्रीटमेंट आप अच्छे से लेना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल अगर किसी को बहुत अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट पता चल जाए तो उसके लिए काफ़ी थेरेपीज़ हैं, काफ़ी सारे हर्ब्स भी हैं। फॉर एग्जांपल थेरेपीज़ में आप पंचकर्मा थेरेपीज़ भी ले सकते हैं, आप कीगल एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। हर्ब्स में जैसे गोक्षुर हो गया, शतावर हो गया, पुनर्नवा, वरुणा, तो ये इनिशियल स्टेज पे ही आपके प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को मेंटेन कर देगा जिससे कि आपको आगे चल के जैसे कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया या फिर प्रोस्टेट कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स का नहीं करना पड़ेगा। Right. एंड मोर ओवर अगर आप लाइफस्टाइल पे थोड़ा वर्क कर लें अपने, अगर आप काफ़ी जैसे नॉन वेज और डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी कंट्रोल कर लेंगे
उससे भी आपकी प्रोस्टेट हेल्थ को मेंटेन रहेगा। एंड मोर ओवर अपनी सेक्सुअल वेलबींग पे काफ़ी ध्यान दें। फॉर एग्जांपल आजकल देखा है कि कई लोग बहुत ही जैसे माल प्रैक्टिसेस भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशंस हो गया, या फिर उनको नहीं समझ आता है कि व्हाट इज़ अ हेल्दी सेक्स। तो उसको भी अगर वो प्रॉपर्ली कैटेगराइज कर लें तो उसके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनकी हेल्थ के लिए। ओके, जी। ठीक है, दैट्स अ गुड एडवाइस। और डॉक्टर साहब, एक आप मुझे ये भी बताएं कि आपने इतने प्रोस्टेट पेशेंट्स के साथ डील किया है, जी। तो आप जब आपके पास कोई भी पर्सन आता है जिसको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है या प्रोस्टेट कैंसर है या उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो आप उस पेशेंट को हैंडल कैसे करती हैं एज ए डॉक्टर? जी, एज़ ए डॉक्टर सी देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट क्या चाहता है आपसे, 3 डिग्री अप्रोच चाहता है कि आप उसको हर जगह से मैनेज करें। 360 डिग्री यस, ऐसा? सबसे पहले उसको सिम्पटम्स को कैटेगराइज करें, उसका डायग्नोस प्रॉपर करें। तो मेरी ये हमेशा रहता है कि पहले तो रूट कॉज जानो, किसकी वजह से उसको है, कोई फैमिली जेनेटिकल इश्यू तो नहीं है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, या कोई फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है उसकी वजह से तो नहीं उसका प्रोस्टेट हो गया। राइट। तो फर्स्ट ये है कि प्रॉपर उसको हिस्ट्री लेना जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड इज मैनेजमेंट, उनको प्रॉपरली एडवाइस करना है कि क्या वो कर सकते हैं, क्या उनके हर्ब्स कौन से इफेक्टिव हैं, या फिर उनके लिए क्या एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कौन सी योगा करनी चाहिए, इसको करते हैं। देन इज द पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, क्योंकि मोस्टली आपका लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मैं हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान देती हूँ उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, कैसा उनका लाइफस्टाइल है, कैसी उनका दिनचर्या कैसी है, वो ऑफिस गोइंग है या वो घर पे बैठे हुए हैं, ओल्ड एज में हैं कैसे, तो उसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान होते हैं। एंड मोर ओवर उनकी जो सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट पेशेंट्स का, जैसे हमने बताया है कि उनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो बहुत सारे लोग हैं कि वो डिस्कस करने में थोड़ी हिचकिचाहट रखते हैं कि नहीं डिस्कस कर पाते हैं, या ओपनली क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, ये आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग। तो उसमें इतना कंफर्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकें। एंड मोर ओवर उनकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसको ये प्रॉब्लम है, उनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब है, उनकी प्रोस्टेट हेल्थ डिस्टर्ब है, तो उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब रहती है। तो प्रॉपर काउंसलिंग एंड टाइम टू टाइम फॉलो अप, मेरे सारे पेशेंट्स को मैं बहुत टाइमली फॉलोअप लेती हूँ। एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन उनको सजेस्ट करनी है, या फिर उनको जो उनकी मेडिकेशन ऑलरेडी चल रही है मॉडर्न में, उनको कैसे बंद करवाना है, कैसे उनको मॉनिटर करवाना है, तो वो बहुत ध्यान से हम देखते हैं। यस जी। यस यस, वेरी वेरी नाइस डॉक्टर साहब। क्योंकि देखिए, बहुत सारी अगर आप पेशेंट हैं और आपको डॉक्टर एक पर्सन केयर देता है, पर्सनलाइज्ड केयर देता है, तो जी। बड़ा ऑब्वियस है, यू फील वेरी सेफ, गुड हैंड्स में है, ऑब्वियस। तो आपका कॉन्फिडेंस इन्हीं चीज़ों से आ जाता है। सो डॉक्टर साहब, दिस इज़ लाइक अ क्विक राउंड ऑफ क्वेश्चंस, रैपिड राउंड। सो आप बताएं कि ओनली एल्डरली मैन गेट प्रोस्टेट कैंसर? नो, देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि सिर्फ एल्डरी लोगों को नहीं, आजकल बहुत यंग एज में भी पीपल आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 30s में भी मैंने देखा है मेंस को प्रॉब्लम आ रही है। तो एज क्राइटेरिया नहीं है। नहीं है, जी। ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर ओनली इफेक्ट पीपल विद द फैमिली हिस्ट्री? नो, फैमिली हिस्ट्री के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी बाकी चीज़ें कैसी हैं, कोई और मेडिकेशंस तो नहीं चल रही जिसकी वजह से आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। हो तो सकता सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। Okay. Men diagnosed with prostate cancer can't have children. देखिए ये रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रूवन तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा से इश्यूज तो आते हैं उनको, क्योंकि उनकी सीमेन प्रोडक्शन कम हो जाती है। मोर ओवर उनकी जो इरेक्टल डिस्फंक्शन या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से प्रॉपरली इजैकुएशन में भी इश्यूज आते हैं। तो ये कन्फाइंड नहीं है, लेकिन Proven fact हाँ नहीं, प्रूवन फैक्ट नहीं है, chances बढ़ लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको प्रॉब्लम आती है कंसीव करने में। Okay, and then vasectomies cause prostate cancers? नो नो, वेसेक्टमी इज कम्प्लीटली अ सेफ प्रोसीजर, इसके कारण कोई भी आपको इश्यूज नहीं आते हैं। Okay. Prostate cancer is always fatal? नो, प्रोस्टेट कैंसर इज नॉट फेटल। अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट हो तो पर्सन कैन लिव लॉन्गर। Okay. Excessive masturbation can lead to BPH? दिस इज नॉट प्रूवन एक्चुअली, लेकिन ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा में करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो वो आपके हेल्थ को अफेक्ट करता ही है। Okay. जी। Prostate cancer treatment results in inconsistency? यस डेफिनेटली, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। मोस्टली प्रोस्टेट सर्जरी जब हम करवाते हैं, उसकी वजह से क्या है कि आपके नर्व्स ज़रूर डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से उनको यूरिनरी इनकन्सिस्टेंसी आती है, उनकी यूरिनरी प्रॉब्लम्स आती हैं। Okay. A prostate biopsy will spread cancer? नो नो नो, दिस इज़ वेरी सेफ प्रोसेस। Okay. हाँ। BPH can lead to erectile dysfunction? या इन सम केसेस बीपीएच कैन रिलेट टू द इरेक्टल डिस्फंक्शन, बट ये है कि डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कैसी है। ओके। सो डॉक्टर रंजना, थैंक यू सो वेरी मच। इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की है। सो टेक्निकली गाइस, ये है कि
कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अगर हम उसको अर्ली डिटेक्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आई थिंक कोई भी चीज़ हो, चाहे वो प्रोस्टेट हो, प्रोस्टेट कैंसर हो या और भी कोई प्रॉब्लम हो, उसको बड़ी ईजीली हम कॉन्कर कर सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो. Please do like, subscribe and comment to our show, and thank you for watching.